हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल की कि किस टाइप के सर्किट में अप्लाई होगा व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्योंकि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तभी क्या होता है, उनके क्रॉस वोल्टेज जो है वो अलग अलग होता है। यदि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज वो होगा सेम होगा। ओके, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। लेकिन जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसमें करंट सेम फ्लो होता है और वोल्टेज उनके अक्रॉस डिफरेंट होता है। तो सपोज करिए कि here आर टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर V1 and V2 is the voltage across the R1 and R2। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता था कि when two resistances are connected in parallel, suppose R1 and R2 are the two resistances, they are connected in parallel, right? And if there is a voltage source which is having a voltage of V, then the current flowing through this V is suppose I। तो इन दोनों में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, क्योंकि करंट को यहाँ पर आने के बाद दो पाथ मिलते हैं। एक पाथ से वो R1 में चला जाता है और दूसरा पाथ उसको R2 में जाने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ से करंट आएगा यहाँ जाएगा और यहाँ से करंट आके यहाँ जाएगा, उसको दो पाथ मिलते हैं। तो इन दिस केस वी हैव द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू द करंट बिफोर डिवीजन इन टू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। I1 निकाल रहे हैं तो इसका ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 है, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस दैट इज R1 प्लस R2, एंड द I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि V1 will be equal to टोटल वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है उसी का रेजिस्टेंस लेना है हमें। यहाँ पर क्या करना था, जिस रेजिस्टेंस में से करंट निकालना था उसका ऑपोजिट लेना था, बट यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस लेना है, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस दैट इज R1 प्लस R2, एंड टू फाइंड आउट V2 दैट इज इक्वल टू V इंटू, अब क्या चाहिए, V2 चाहिए। V2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका V इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हुआ आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। मींस सपोज करिए कि आपके पास कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है विच इज हैविंग अ 4 ओम रजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 8 ओम रजिस्टर। दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं 4 और 8 ओम के, और ये आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है विच इज हैविंग अ 16 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर वोल्टेज है सपोज करिए V1, और यहां पर वोल्टेज है सपोज करिए V2। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 16 वोल्ट इनटू 4 ओम डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 ओम। ये हो गया आपका 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 12, 3, तो दिस इज 16 by 3 volt. Similarly, to find V2,
that is equal to 16 into, now the resistance is 8 ohm divided by 4 plus 8. So your value is 16 into 8 divided by 12. So 4 2, 4 3s are, so you will get V2 is equal to 32 divided by 3 volt. So in this way, there is no need to find out the total current. You can directly apply the voltage division rule to find out the voltage across the resistances when they are connected in series. तो हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स के कितने लॉ हैं? किरचॉफ्स ने दो लॉ बताए, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, केसीएल, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स की जो लॉ हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? लम्प्ड पैरामीटर्स के एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स जिनको हम सर्किट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, तो किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या बोलता है? एट एनी पर्टिकुलर node or junction, the sum of incoming currents is equal to the sum of the outgoing currents, ठीक, एट एनी पर्टिकुलर नोड और जंक्शन। नोड और जंक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड मिलते हैं। और जहां पर तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलती है उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ये मैं पहले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं। अब इस केसीएल को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? द एल्जेब्रिक sum of the currents, at any node or junction, at any node or junction is 0। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही चीज बोली जा रही है, सिर्फ क्या है, आप उस इक्वेशन को किस तरीके से लिख रहे हो। मीन सपोज करिए कि ये एक पर्टिकुलर नोड है जिस पर एक करंट्स हैं। ठीक है, अब इन करंट्स को हमने क्या किया? वी हैव अ दिस नोड, डिफरेंट करंट्स है। सपोज दिस इज I1, this is I2, so this is I3, this is I4 and this is I5। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी इस इक्वेशन को लिखता हूं, केसीएल इक्वेशन को। एट एनी पर्टिकुलर नोड द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। मान लीजिए I1 को क्या किया मैंने? आउटगोइंग करंट है,
सो यहाँ पर आउटगोइंग करंट लिया, दूसरा आउटगोइंग करंट सम ऑफ द आउटगोइंग करंट, दिस इज I3, और आउटगोइंग करंट इज I5 is equal to incoming current is I2 and the incoming current is I4. तो this is the one way to write down the equation, KCL equation बोलते हैं इसको. अब दूसरा तरीका, algebraic sum of the currents and at any particular node is 0. मान लीजिए कि this I1 is आउटगोइंग करंट जिसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो I1 इज पॉजिटिव, तो I2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ इनकमिंग करंट. I3 is again positive because this is a outgoing current. I4 is negative because this is a incoming current, plus I5 is equal to 0. ठीक है, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट द सेम इक्वेशन. इसलिए जब हम केसीएल इक्वेशन या केसीएल बोलते हैं तो इसकी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इज इक्वल टू 0. राइट, नाउ द सेकंड लॉ इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. Kirchhoff's voltage law, that is a KVL. KVL क्या बोलता है, in any particular loop the algebraic sum of the voltage drops is equal to 0. या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, the volt in any particular loop the sum of the drops across the resistances and the sum of the EMFs is 0. Means the sum of the drops across the resistances plus the sum of the EMFs is equal to 0. Right? In any particular loop or in any closed loop. So suppose you have a loop. जब लूप होगा, क्लोज लूप होगा, तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इसीलिए क्लोज लूप की बात. और जब करंट फ्लो होगा तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा. ठीक है, इसलिए एक लूप के अंदर की ही बात की जा रही है और एक लूप की ही इक्वेशंस लिखी जा सकती है. जहां पर ओपन सर्किट होगा तो उसकी इक्वेशन लिखी नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा. नाउ सपोज E1 and E2, these are the two sources we have, R1, R2, R3, these are the resistances we have. Now because of this, suppose I is the current flowing through this loop, right? इस लूप में I करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस द KVL इक्वेशन इज E1 minus IR1 minus
IR2 minus E2 minus IR3 is equal to 0. ओके, तो ये होगा आपका, यहां पर लूप है, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और दिस इज योर KVL इक्वेशन. In this way you can write down the KCL and the KVL equation. This is the sum of the currents and this is the drops is equal to 0. ठीक है, so मान लीजिए कि let us take an example. You have a resistance of 5 ohm. यहां पर एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक, यहां पर एक सोर्स लगा हुआ है, यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, राइट. अब बिकॉज ऑफ दिस सपोज I is a current flowing in this. So to find this I, we require to write down the KVL equation. तो KVL equation क्या होगी? 10 minus 5I plus 12 minus 6I minus 8I is equal to 0. ठीक है, तो क्या हो गया आपका -19I plus 22 is equal to 0. So I is equal to 22 by 90. Okay, so this is the current flowing through this loop. Okay, thank you.